स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यूपी विशेष। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की लिंचिंग का मामला भयंकर तूल पकड़ चुका है। यूपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संत समाज ने आक्रोश जाहिर किया, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने मामले में नक्सली कनेक्शन की बात कही है। साधुओं की पीट पीट कर हत्या का ये वीडियो दुनिया भर में वायरल हो चुका है। 16 अप्रैल की रात का ये वीडियो जिसने भी देखा उसने समाज की मानसिकता और सिस्टम की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। महाराष्ट्र के पालघर में ग्रामीण जब दो साधुओं और उनके ड्राइवर को बुरी तरह से पीट रहे थे, तब वहां मौजूद पुलिस ने बचाने की कोशिश तक नहीं की। इस मामले में अब महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के संत समाज ने भी गुस्सा जाहिर किया है। और पुलिस के सामने हमारे दो महात्मा मारे गए, यह जांच का विषय है। मैं महाराष्ट्र सरकार से यह मांग करता हूं, इसकी जांच की जानी चाहिए। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद लॉकडाउन के बाद जूना अखाड़े से बात करके, हमारे महामंत्री हरिगिरी से बात करके, 13 अखाड़ों की बैठक बुला करके हम लोग एक विशाल संत महात्माओं को ले जा करके महाराष्ट्र सरकार को घेरेंगे, इसकी जांच की जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कहा। सीएम योगी ने ट्वीट कर बताया, पालघर महाराष्ट्र में हुई जूना अखाड़ा के संतों स्वामी कल्प वृक्ष गिरी जी, स्वामी सुशील गिरी जी और उनके ड्राइवर नीलेश तेलगड़े जी की हत्या के संबंध में कल शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से बात की और घटना के जिम्मेदार तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हेतु आग्रह किया। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये बताया गया कि कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और शेष को चिन्हित कर सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। चौतरफा दबाव के मद्देनजर महाराष्ट्र की सरकार हरकत में दिखी। पुलिस ने 100 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया। मामले में 2 पुलिस इंस्पेक्टर सस्पेंड कर दिए गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वायरल वीडियो पर चल रही अफवाहों पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है। ऐसे में अगर साधुओं की हत्या पर कोई अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं। 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है, पुलिस की हिरासत में है। इसमें 5 जो इनके मुखिया थे वो भी आज कस्टडी में है। और 100-150 जितने भी हो, जो भी लोग इसमें शामिल होने की संभावना है, उनकी तलाश जारी है। फिर से मैं एक बार कहता हूं कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है। सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है। हालांकि इस मामले में राजनीति ने भी तूल पकड़ लिया है। विश्व हिंदू परिषद ने जहां मामले में नक्सली कनेक्शन की आशंका जाहिर की है, तो वहीं बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने इसमें लेफ्ट पार्टियों का हाथ बताया है। संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा है, महाराष्ट्र का पालघर जिला जहां संतों की निर्मम हत्या हुई वो डहाणू विधानसभा क्षेत्र है। ये क्षेत्र सीपीआईएम का गढ़ है। यहाँ के विधायक भी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। इस क्षेत्र में सीपीआईएम के साथ एनसीपी का भी गठबंधन है। ये हत्या मार्क्सवादी गुंडों का काम है, इसलिए पूरी लेफ्ट ब्रिगेड चुप है। आधिकारिक खबर के मुताबिक साधुओं की लिंचिंग ग्रामीणों में अफवाह का नतीजा था। ग्रामीणों ने साधुओं को चोर समझकर हमला किया, लेकिन मामले में जिस तरह की बयानबाजियां सामने आ रही हैं, उसके तहत इस घटना के किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वहीं महाराष्ट्र के पालघर में हुई 2 साधुओं की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी है। उद्धव ठाकरे ने अगर संतों के हत्यारों पर कार्रवाई नहीं की तो संत समाज महाराष्ट्र कूच कर देगा। पालघर में जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हुई उसका वीडियो सबके सामने आया और उस पर ही बात करने के लिए हमारे साथ साक्षी महाराज जी मौजूद हैं।
सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी जिस तरीके का वीडियो आया, संतों की हत्या की गई और कड़े एक्शंस की डिमांड की गई है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहली प्रतिक्रिया मेरी ये है कि मैं बेहद दुखी हूँ। दो बड़े संतों की निर्मम हत्या, एक ड्राइवर की हत्या, और वीडियो साफ तरीके से बता रहा है कि पुलिस वाले मूक दर्शक हैं। कई वीडियो तो बता रहे हैं पुलिस वाले भीड़ के हवाले साधु सन्यासियों कर रहे हैं। किसी भी पुलिस वाले ने साधु सन्यासियों को बचाने का रंचक मात्र भी प्रयास नहीं किया। इसलिए मैंने भारत के गृह मंत्री से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से और वहाँ के गवर्नर से आग्रह किया है कि हत्यारों के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए, परंतु इन पुलिस वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अब बहाना बनाया जा रहा है कि पुलिस वाले भी चोटिल हुए हैं। जब कोई हरकत में नहीं दिखाई दे रहा तो चोटिल कहाँ से हो गया? निश्चित रूप से नकली चोटें बनाई गई होंगी अपने को बचाने के लिए। ये कोई ऐसे वैसे साधु सन्यासी नहीं थे, बात भूल जाएंगे। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अखाड़ा पंचायती जूना अखाड़ा है। जैसे राजनीति में नरेंद्र भाई मोदी का, अमित शाह जी का और योगी का कोई तोड़ नहीं है, ऐसे ही संत समाज में जूना अखाड़े का कोई तोड़ नहीं है। मैं श्री निर्मल पंचायती अखाड़े का आचार्य हूँ। तो जूना अखाड़े के वो संत थे और जूना अखाड़े के सब नागाओं ने, साधु सन्यासियों ने, अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमारा अखाड़ा भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है अखाड़ा परिषद में, सबने संयुक्त रूप से बैठक करके और ये घोषणा कर दी है कि जो हत्यारे हैं उनको सही दंड नहीं दिया जाता, उन्हें फांसी नहीं दी जाती, तो महाराष्ट्र की सरकार होश में आ जाए, ईंट से ईंट बधा दी जाएगी। जैसे ही लॉकडाउन समाप्त हो गया, सारे साधु सन्यासी जूना अखाड़े के नागा महाराष्ट्र की तरफ कूच करेंगे। ये तो मानवता की हत्या है, जिस तरह से हत्या की गई है। और अब तक जो कुछ भी सरकार ने किया है महाराष्ट्र की ने, वो पर्याप्त नहीं है। कल जो खबर आई, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कल रात को ही एक कमेटी बनाई है और इसके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई की जाए उसके निर्देश भी दिए हैं। आप संतुष्ट हैं महाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय से? मैं कतई संतुष्ट नहीं। मुझे तो लगता है क्या किसी सरकारी व्यक्ति का, नेता का पुलिस के ऊपर दबाव था क्या? पुलिस ने आखिरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और जिन्होंने राक्षसी रूप को धारण करके जिस प्रकार से दो संतों की, महंतों की और एक ड्राइवर की हत्या की है, इन नर पिशाचों को जीने का अधिकार कहाँ है? तो आप उनको मेहमानों की तरह अरेस्ट कर रहे हैं और ले जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस कार्रवाई से साधु समाज संतुष्ट नहीं है, बहुत ही आक्रोशित है। कल संत समाज ने भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करी थी। कई जगह पर यह भी कहा गया, आप भी कह रहे हैं कि अब महाराष्ट्र कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा तो महाराष्ट्र की तरफ सभी संत समाज कूच करेगा। कितने कड़े शब्दों में आप इसकी निंदा करते हैं और क्या एक्शंस आप डिमांड करते हैं जब कि कोरोना वायरस खत्म होगा? शब्दकोश में मुझे शब्द नहीं मिल रहा किन शब्दों से मैं इस कांड की भर्त्सना करूं, परंतु इतना समझ लेना चाहिए, किसी तरह से ना समझ जाए जब तेरा इंसान, तो एक बार करके देखना किसी साधु का अपमान। और इन्होंने तो अपमान ही नहीं किया, दो साधु की हत्या कर दी। और अगर न्याय नहीं हुआ तो इसका परिणाम महाराष्ट्र की सरकार को भोगना पड़ेगा। क्या केंद्र सरकार से भी किसी तरीके की विनती करी है साधु संत समाज ने, या आपकी तरफ से भी किसी तरीके की बात कही गई है कि किस तरीके के एक्शंस लेने चाहिए? मैंने आज ट्वीट किया है और मैंने केंद्र सरकार से भी आग्रह किया है, वहाँ के राज्यपाल से भी आग्रह किया है कि मैं राजनीति में संत समाज का नेतृत्व करता हूँ तो मेरा कर्तव्य बन जाता है। तो मैंने तीनों जगह अपील की है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और अगर महाराष्ट्र सरकार कोई सही कार्रवाई नहीं करती तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। भारत सर, एक आखिरी सवाल, जिस वक्त भारत कोरोना वायरस के पेंडेमिक से गुजर रहा है, तमाम सरकार कोरोना से लड़ने के लिए इंतजाम कर रही है, उसी बीच इस तरीके की एक ऐसी घटना होती है, क्या कहेंगे और आगे इसको रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाए? ये तो महाराष्ट्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा। लॉकडाउन है, ये 200-250 आदमी डंडे लेके कहाँ से आ जाते हैं? क्या सरकार कर रही थी? क्या पुलिस कर रही थी? कोई एक होता, दो होता, काहे का लॉकडाउन? और इतना बुरा हाल है कोरोना का महाराष्ट्र में, मुंबई में, उसके बाद भी ये स्थिति। तो ये 200-250 लोग आ जाते हैं, डंडे लेके आ जाते हैं और आकर के
दो महात्माओं को ड्राइवर की हत्या कर देते हैं, सरकार को पता ही नहीं चलता है। फिर सरकार बाद में जागती है, जब सारा देश जागने लगता है, सब संत महात्मा आक्रोशित होने लगते हैं, तब हरकत में आती है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं सरकार कटघरे में खड़ी होती है। साक्षी महाराज साफ तौर पर कह रहे थे कि जब भी लॉकडाउन खत्म होगा पूरा संत समाज महाराष्ट्र की तरफ कूच करेगा और कड़े से कड़े निर्णय ले महाराष्ट्र सरकार, इस बात की वो आशा भी रखते हैं। और केंद्र सरकार को भी ये विनम्र निवेदन होगा कि कहीं ना कहीं इंक्वायरी बिठाई जाए और उन सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन शुभाशीष के साथ ईश्वर जैन, इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र के पालघर में भीड़ के द्वारा मारे गए संत सुशील गिरी सुल्तानपुर जनपद के प्रतापपुर कमेचा के मूल निवासी थे। मौत की सूचना पर उनके घर पर मातम छाया हुआ है। परिजन अब महाराष्ट्र सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुशील गिरी का बचपन का नाम शिव नारायण उर्फ रिंकू दुबे था। परिजनों के मुताबिक 16 वर्ष की आयु में उन्होंने संतों का सानिध्य प्राप्त कर लिया, घर को छोड़ दिया। तभी से वो संत मंडली में ही रहते थे। उनकी मां ने महाराष्ट्र सरकार से उन्हें न्याय दिलाने की बात कही है। उधर उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे अपने पैर पसारता जा रहा है। ताजा हालात ये है कि प्रदेश में मऊ, एटा, सुल्तानपुर में भी नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ गए हैं। प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि यूपी के 52 जिलों के 1176 लोग अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। प्रमुख सचिव ने बताया कि कल 3268 लोगों के सैंपल टेस्टिंग हुई है। इसके साथ ही साथ 28 दिनों तक कोई केस न मिलने वाले जिले ग्रीन जोन घोषित होते हैं। प्रमुख सचिव ने कहा कि लखनऊ का लोक बंधु अस्पताल कोविड लेवल 2 का अस्पताल बनेगा। इस दौरान अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक कर लॉकडाउन की समीक्षा की है। उन्होंने कोटा से आए छात्रों के टेस्टिंग पर होम क्वारंटाइन के निर्देश दिए हैं। छात्रों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराकर उन्हें घर भेजा जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों से सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अन्य कोविड जांच की लैब स्थापित करने के भी निर्देश दिए और इसके साथ ही साथ कोविड फंड के पैसे से लैब स्थापित की जाएगी। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश का पहला डिटेंशन सेंटर लगभग तैयार हो चुका है। नंदग्राम इलाके के एक हॉस्टल को डिटेंशन सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। इंडिया न्यूज के संवाददाता जतिन ने इसका जायजा भी लिया है, आपको दिखाते हैं। देश का पहला डिटेंशन सेंटर गाजियाबाद में बनने जा रहा है और ये देश का 11वां डिटेंशन सेंटर होगा। मैं ठीक उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर इस डिटेंशन सेंटर का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में बताया जा रहा है। यहां पर उन जमातियों को रखा जाएगा, शुरुआती दौर में जो बताया जा रहा है, जो वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन करके भारत में रह रहे हैं और मेरठ तक से यहां पर जमातियों को रखा जाएगा। आप देखिए, ये पहले एक हॉस्टल हुआ करता था जो अब काफ़ी जर्जर हो चुका है क्योंकि इसमें ज़्यादातर कमरे फिलहाल खाली पड़े थे। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि कुछ छात्र छात्राएं यहां पर पूर्व में रुके हुए थे, लॉकडाउन से पहले रुके हुए थे, जिनको यहां से जाने के लिए कह दिया गया था। लॉकडाउन से पहले बाकायदा यहाँ पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था। वो नोटिस हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए, ये वो नोटिस है जो यहाँ पर लगा दिया गया था और अंत की जो लाइन है यहाँ पर लिखा है कि कुछ जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने छात्रावास को खाली नहीं किया है तो जो प्रशासन है उन पर कार्रवाई कर सकता है। इसकी जवाबदेही स्वयं छात्रों की होगी, यानी कि वो यहाँ से चले जाएं, इस बात की भी जो तैयारी है वो सुनिश्चित की जा रही है। और डिटेंशन सेंटर की जहां हम बात कर रहे हैं तो इसमें फिलहाल 300 लोगों के ठहरने की व्यवस्था बताई गई थी। हालांकि जो जमाती यहाँ रहेंगे उनके लिए जानकारी ये है कि 100 जमाती यहाँ पर रखने की व्यवस्था होगी। और आप देखिए, वो सामने जो वॉल है उसके ऊपर किस तरह से जो तारों से उन्हें कवर किया गया है दीवारों को, और ऊपर के हिस्से में आपको दिखाएं तो ये बिल्डिंग है और इसके ठीक निचले वाले हिस्से में कुछ हॉल तैयार किए जा रहे हैं जो जानकारी है। और केंद्र सरकार से भी यहाँ के लिए फंड पहले ही जारी हो चुका है, ये बात भी जानकारी में आई है। और इसके अलावा ये बताएं कि
इसके निर्माण के लिए मेरठ के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को उस कमेटी में रखा गया है जो निर्माण को देख रही है। और पहली बार उत्तर प्रदेश में ये सामने आया है कि डिटेंशन सेंटर होगा और विदेशी जो जमाती हैं उन्हें यहाँ रखा जाएगा, जो वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन करके अभी भी रह रहे हैं, और उनकी खबरें भी शासन और प्रशासन के पास हैं जिन्हें यहाँ रखा जाएगा। हालांकि यहाँ पर जब हम आए हैं तो ज़्यादा कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड हमें इस बात की तस्दीक करा दी गई है कि यहाँ पर डिटेंशन सेंटर ही बनने वाला है। और इलाके की अगर मैं आपको बताऊं तो ये नंदग्राम का इलाका है। पीछे मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये रिहाइश से दूर है, और इस तरफ देखिए सामने वो जो रोड है वो राजनगर एक्सटेंशन वाला रोड है जो दिल्ली की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ से काफ़ी दूरी पर अंदर आने के बाद ये जो हॉस्टल प्रीमिसेस है वो है। और यहाँ पर पहले सिर्फ छात्रावास भी हुआ करता था एक हिस्से में, लेकिन उसे भी बाद में यहाँ से हटा दिया गया था और साहिबाबाद में उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ये तमाम जानकारी हमने जुटाई, और हालांकि खुलकर इस पर प्रशासन के लोग कुछ ज़्यादा बोलने को तैयार नहीं हुए, लेकिन तमाम जानकारी जब पुख्ता हुई हम यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर भी हमने उस बात की तस्दीक की और यहाँ पर जानकारी जुटाने की कोशिश की। फ़िलहाल अंदर से इसमें ताला है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो साफ दर्शा रही हैं, दिखा रही हैं कि यहाँ क्या कुछ बनने जा रहा है। विदेशी जमाती उत्तर प्रदेश का पहला डिटेंशन सेंटर होगा, देश का ये 11वां डिटेंशन सेंटर होगा, जिसकी जो निर्माण है इसका वो अपने अंतिम चरण में बताया जा रहा है। और पुलिस अधिकारी खुद उस निर्माण की जो कमेटी है उसका हिस्सा हैं, तो सिक्योरिटी जो रीजंस हैं उनको भी किसी तरह की उसमें खामी न रह जाए, इस बात को भी पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। कोरोना के खिलाफ युद्ध में लॉकडाउन काफी हद तक मारक हथियार के रूप में साबित रहा है, लेकिन कुछ खुराफाती लोग ऐसे हैं तो प्रशासन की तमाम कोशिशों पर वो पानी फेरने में जुटे हुए हैं। हालांकि लॉकडाउन को धत्ता बताकर सड़कों पर चहलकदमी करने वालों का हश्र क्या हो रहा है, आप खुद देखिए। कोरोना के खलनायकों से उत्तर प्रदेश पुलिस कुछ इस तरह से निपट रही है। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले लोगों के साथ क्या हश्र हो रहा है, ये आप खुद अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए। ये तस्वीर कानपुर की है। ये वे लोग हैं जो अपने अपने साथ साथ अपने परिवार ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को खतरे में डालने का जोखिम उठा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग समझाने से भला कब समझते हैं, लिहाजा पुलिस को ये तरीका अपनाना पड़ा। किसी को उठक बैठक की सजा तो किसी को साइकिल हाथ पर उठा के चलने की सजा। अब इन महाशयों को देखिए, ये युवक लॉकडाउन को धक्का बताते बरेली की सड़क पर उतर आए हैं। जबकि इनसे सवाल जवाब भी किए गए तो ये तेवर दिखाने लगे और बाज नहीं आए। लिहाजा पुलिस ने भी लगे हाथ अपने तेवर दिखा दिए। लॉकडाउन की उल्लंघना करने और मास्क नहीं लगाने वाले लोगों पर पुलिस काफी सख्त है। बिना परमिशन गाड़ियां सड़कों पर दौड़ाने वालों की पुलिस खूब फजीहत कर रही है। इनकी बाइक और कारों के टायर पंचर कर दिए गए हैं। कि इस लॉकडाउन का सभी लोग अक्षरशः पालन करें, अपने घरों में रहें। स्पष्ट मैं अपील करता हूं कि लोग अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। केवल ऐसी ही स्थिति में निकलें जो बिल्कुल इमरजेंसी की स्थिति हो या उस वस्तु के बिना काम बिल्कुल नहीं चल सकता है, उसी के लिए निकलें और उतने ही देर के लिए निकलें जितने में वो काम सकुशल संपन्न हो जाए और तुरंत वो अपने घरों को वापस आ जाए। ग्रेटर नोएडा की सड़क पर भी ऐसा ही माहौल है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के साथ ऐसे ही निपटा जा रहा है। आगरा में लॉकडाउन तोड़ने वाले गुनाहगारों के लिए यानी अस्थायी जेल बनाई गई है। जो भी कोरोना का खलनायक बनने की कोशिश करेगा उसे एमडी जैन कॉलेज में बने इस अस्थायी जेल में बंद कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से ताजनगरी आगरा में कोरोना पॉजिटिव्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है।
आगरा प्रशासन ने एक अस्थायी जेल बनाई है। जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं, साथ ही जो हॉटस्पॉट इलाके हैं वहाँ शांति व्यवस्था भंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये अस्थायी जेल बनाई गई है। अस्थायी जेल थाना हरिपुर क्षेत्र के MDN इंटर कॉलेज में बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो व्यवस्थाएं तय की जा रही हैं। अस्थायी रूप से बाथरूम यहाँ बनाया गया। आप देख सकते हैं जलकर विभाग ने भी यहाँ अपना पानी की व्यवस्था की है। साथ ही यहाँ PSC भी तैनात रहेगी, होमगार्ड्स तैनात रहेंगे। इस अस्थायी जेल को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया है। इस जेल को तैयार किया गया उन लोगों के लिए जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। 20 अप्रैल से प्रदेश के कुछ हिस्सों में ढील दी गई है, लेकिन ये ख्याल रखना होगा कि ये ढील कुछ जरूरी सेवाओं के लिए है। अभी 3 तारीख तक लॉकडाउन जारी है। ऐसे में कोरोना के संक्रमण को हराने के लिए लोगों को अपने ही घरों में रहना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वहीं 3 मई तक चलने वाले लॉकडाउन में 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों को काम करने की रियायत मिल सकती है। सरकार ने इसका ऐलान किया था, लेकिन कुछ शर्तों के साथ लखनऊ में कोरोना के 20 से ज्यादा मरीज होने की वजह से प्रशासन ने रियायत देने से इनकार कर दिया है। इसका जायजा हमारे संवाददाता विजय मिश्रा ने लिया है, आपको दिखाते हैं। भारत सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार आज 20 तारीख से कई डिपार्टमेंट्स में छूट मिलने की बात कही गई थी। हालांकि राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ इस छूट से बाहर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 75 जिले हैं, जिसमें 56 जिलों को इस छूट में रखा गया है। लेकिन 19 जिले जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, कोरोना प्रभावित हैं, उनको वहीं के ही DM यानी जिला प्रशासन के ही निर्देश पर छोड़ा गया है कि जिला प्रशासन जो भी उस पर निर्णय लेंगे उसी अनुसार ही वहाँ पर छूट दी जाएगी। हालांकि करीब 11 इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर शुरू करने की बात सरकार की तरफ से की गई थी और स्थानीय मजदूरों से ही सोशल डिस्टेंसिंग रख करके ही काम कराने की बात कही गई है। हालांकि राजधानी लखनऊ की हम बात करें तो यहाँ पर हॉट स्पॉट्स लगातार बढ़े हैं। करीब 11 हॉट स्पॉट शुरुआत में थे, लेकिन बढ़ करके करीब 22 हॉट स्पॉट हुए हैं। यानी यहाँ पर लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है, जिसकी वजह से राजधानी लखनऊ को छूट बिल्कुल नहीं दी गई है। यानी जो भी यहाँ के सरकारी कार्यालय हैं, जो भी यहाँ पर अन्य काम हैं, जो पहले की तरह लॉकडाउन जिस तरह से था, किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई थी, ठीक वैसे ही रहेगा। यानी जरूरी सामानों की डिलीवरी तो होगी, लेकिन जो नॉर्मल छूट 20 तारीख को मिलने वाली थी, उस प्रकार की कोई भी छूट राजधानी लखनऊ को नहीं मिली है। सैफ के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।